गुड मॉर्निंग सबके लिए। वॉइस आ रही है सबके पास? चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सुमन, आशीष, वेरी गुड मॉर्निंग। रोशनी, गुड मॉर्निंग। आ जाओ सब लोग, आ जाओ फटाफट। प्रीति शर्मा, आरिफ, मनीता, शब्दाम, विपिन, पूर्णिमा, लता। अरे वाह, आज तो सब लोग बड़ी स्पीड में आ गए सुबह सुबह से ना। वेरी गुड मॉर्निंग सबके लिए। गुड मॉर्निंग विपिन जी, नमस्कार, धन्यवाद। रोशनी, वेरी गुड मॉर्निंग। पूर्णिमा, वेरी गुड मॉर्निंग। सबके लिए गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत, सभी का वेलकम। चलिए सद्दाम जी, गुड मॉर्निंग। लेट हो गए थोड़े से 10-15 मिनट क्लास को स्टार्ट करने में। आशीष, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बहुत बड़े तरीके से। गुड मॉर्निंग प्रीति, गुड मॉर्निंग। देखिए, आपको बताया था गुड मॉर्निंग पिंकी कि शेरशाह ने पुलिस व्यवस्था नहीं बनाई थी अपने यहाँ। कल तक की क्लास में बातें हुई थी ना इस पे। पुलिस व्यवस्था का जो उत्तरदायित्व था वो उसने स्थानीय उत्तरदायित्व को ही संभलवा दिया था कि भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, पुलिस की मेरे को कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि जो अधिकारी जिस क्षेत्र में नियुक्त होता था उसी अधिकारी की जिम्मेदारी होती थी उस क्षेत्र की शांति व्यवस्था को संभालना। ठीक है, तो यहां पे हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। अंजलि, गुड मॉर्निंग। शेरशाह ने, कल बात हुई थी ना इन सारे कॉन्सेप्ट पर आपके साथ। शेरशाह ने पुलिस व्यवस्था स्थापित नहीं की थी, अलग से पुलिस व्यवस्था स्थापित नहीं की थी। बल्कि स्थानीय अधिकारियों को उनके क्षेत्र में शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी दी। ठीक है, जो अधिकारी जिस क्षेत्र में होगा अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था वही अधिकारी संभालेगा। ठीक है, अगर हम बात करें गांव में, तो गांव में या गांव स्तर पर यह काम चौधरी एवं मुकदम किया करते थे। दो शब्द मिलते हैं, चौधरी साहब और मुकदम साहब जो हुआ करते थे। मुकद्दम कहते हैं इसको, मुकदम और चौधरी स्थानीय मुखिया होते थे। ये कौन होते थे? ग्रामीण स्तर पर स्थानीय मुखिया, जो क्या करेंगे, यहां पर गांव पर जो शासन कर रहे हैं ये लोग, गांव का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पर पूरे तरीके से ये लोग क्या करेंगे, वहां का प्रशासन देखेंगे। इसके बाद देखिए शेरशाह के बारे में कुछ और चीजों पे चर्चाएं करते हैं। शेरशाह ने मुद्रा व्यवस्था पर भी ध्यान दिया हुआ था। किस पर ध्यान दिया था? मुद्रा व्यवस्था पर। जो आज हम रुपया देखते हैं वो शेरशाह सूरी की देन है। ठीक है, एक उन्नत मुद्रा व्यवस्था का इसने प्रचलन किया हुआ था। इससे पहले का जो काल था, पूर्ववर्ती जो काल था, उसमें क्या था, मिलावटी धातुओं के खोटे सिक्के चलते थे। पिछले काल में मिलावटी धातुओं के खोटे सिक्के चलते थे। शेरशाह ने क्या किया, यहां पर चांदी और तांबे के मानक सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ किया। मानक सिक्कों का मतलब होता है स्टैंडर्ड होगा उनका एक, उनमें मिलावट नहीं होगी। क्या होगा? मानक सिक्कों का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड सिक्के जिनमें कोई मिलावट नहीं होगी, शुद्ध सिक्के होंगे। तो चांदी के और तांबे के शुद्ध सिक्कों का इसने प्रचलन किया। तो शेरशाह ने क्या किया था, शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था के बारे में बात करें तो शेरशाह ने
एक मानक मुद्रा चांदी एवं तांबे में प्रचलित की। कैसी मुद्रा? मानक मुद्रा चांदी एवं तांबे में प्रचलित की। अब चांदी का क्या था? चांदी का क्या था? याद रखना, रुपया। ये जो आज हम रुपया चलाते हैं, चांदी का रुपया मानक मुद्रा थी। 180 ग्रेन का वेट था इसका। कितना था? 180 ग्रेन का वेट था। सोने का अगर बात करें तो जो सिक्का था वो दीनार या अशरफ नाम से चलाया गया था। सोने का जो सिक्का था वो दीनार या अशरफ नाम से चलाया गया था। 167 ग्रेन इसका वेट हुआ करता था। और तांबे के बारे में अगर बात करें तो तांबे का इसने चलाया था दाम। तांबे के सिक्के का नाम क्या था? दाम। और दाम चलाया था, और दाम का जो वेट था वो 380 ग्रेन हुआ करता था। कितने ग्रेन हुआ करता था? 380 ग्रेन। तो चांदी का रुपया, सोने का दीनार या अशरफ, और तांबे का क्या चलाया था? दाम चलाया था। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अब दाम का जो वेट है वो 180 ग्रेन है। सोने का जो दीनार या अशरफ था उसका जो वेट है वो 167 ग्रेन है। चांदी का जो है रुपया, उसका वेट कितना है? 180 ग्रेन है। अब कहानी क्या थी? आपके सामने एक चीज आ रही होगी कि यहां पर ये अशरफ शब्द आया है। तो एक अशरफ में 64 दाम आते थे, ठीक है? या एक अशरफ को रुपए से तुलना करें तो एक अशरफ में 9 रुपए की वैल्यू बैठती थी। तो यहां पर हम लोग इस बात को लिखेंगे कि एक अशरफ बराबर 9 रुपया। तो चांदी के सिक्के से अगर आप इसको वैल्यूएट करोगे तो 9 रुपया आ जाएगा, ठीक है? और अगर दाम, जो तांबे का सिक्का है, ठीक है, तो एक अशरफ में 64 दाम होते थे, ठीक है? एक अशरफ में क्या होते थे? 64 दाम होते थे। ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहेगी शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था के बारे में। तो एक अशरफ यानी अशरफ क्या था? सोने का सिक्का था, ठीक है? और एक सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक प्रश्न पूछा जाएगा कि शेरशाह के शासनकाल में सर्वाधिक प्रचलित सिक्के चांदी और तांबे के थे, जो रुपये और दाम था। अब इनका अनुपात पूछ लिया जाता है आपसे, तो आप इसका अनुपात निकाल सकते हैं ना, यहां से 1:64 आ जाएगा। तो इनकी जो वैल्यूएशन थी, नमस्कार मनीता जी, आपके लिए प्रणाम, गॉड ब्लेस यू। तो शेरशाह के काल में क्या था? शेरशाह के काल में चांदी एवं दाम का अनुपात क्या था? 1:64 था। क्या था? ये बात आपको नहीं भूलनी है। 1:64 वाली बात को हमेशा ध्यान में रखना है। इसके समय साम्राज्य में 23 टकसाल मौजूद थी। कितनी टकसालें थी? शेरशाह के साम्राज्य में टकसालों की संख्या क्या थी? 23 थी, ठीक है? अब सिक्कों पर क्या अंकित होता था? तो सिक्कों पर अंकित क्या होता था? शेरशाह का नाम, शेरशाह का नाम अंकित होगा, उसका पद अंकित होगा, और ये अरबी और नागरी लिपि में। किसमें होता था? अरबी और नागरी लिपि में अंकित होता था शेरशाह का नाम, और उसका पद जो है
अरबी और नागरी लिपि में उसके सिक्कों पर अंकित होता था। पहले जो 4 खलीफा हुए थे मोहम्मद साहब के डायरेक्टली बाद, प्रथम 4 खलीफाओं के नाम भी शेरशाह के सिक्कों पर अंकित मिलते हैं। प्रथम 4 खलीफाओं के नाम भी शेरशाह के सिक्कों पर प्राप्त होते हैं। क्लियर हुआ भाई? पहले भाई अशरफ व दाम का नहीं है ये अनुपात। एक अशरफ में 9 रुपया है, ठीक है। एक अशरफ में कितने रुपए हैं? 9 रुपया है। अब यहां पर आप देखो कि चांदी का दाम एक अशरफ के अनुपात 64 रुपये हो गया, ठीक है। चांदी और तांबे के रुपए का जो अनुपात था अशरफ से तुलना करके जब आपने देखा है तो वो 1.64 ही तो बैठ रहा है। एक अशरफ में यहाँ 9 रुपया हो गए, एक अशरफ में यहाँ 64 रुपया हो गए, ठीक है। तो ये 1:64 हो जाएगा। सही है सद्दाम जी, कंफ्यूज मत होइए, जो मैंने लिखा है वो पत्थर की लकीर है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। प्रथम 4 खलीफाओं के नाम भी शेरशाह के सिक्कों पर प्राप्त होते हैं आपको, ठीक है। और इसके बारे में स्मिथ ने लिखा है कि शेरशाह द्वारा प्रचलित, शेरशाह के द्वारा प्रचलित क्या था? रुपया वर्तमान में किसका? ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार बन गया था। ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार बन गया था। कोई दिक्कत है क्या? कोई डाउट है क्या किसी को जो अभी बात हो रही थी, या मैं बढ़ूं आगे नॉन स्टॉप? बताइए, कमेंट्स कीजिए, थोड़ा सा एक्टिव रहा करो। फटाफट एक कमेंट्स पढ़ने के बाद उसका जवाब देने के लिए इतनी देर वेट करना पड़ेगा तो फिर क्लास कैसे आगे बढ़ पाएगी? क्विक रेस्पॉन्स किया करो फटाफट। शेरशाह ने क्या किया था कि दिल्ली में एक दान का लंगर स्थापित करवाया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहां पर 500 अशरफी जो है, अशरफ या अशरफी एक जैसी चीज होगी, 500 अशरफी प्रतिदिन खर्च होती थी। कितनी खर्च होती थी? 500 अशरफी। दान का लंगर मतलब जरूरतमंद व्यक्तियों को दान दिया जाता था यहाँ पर, और इसमें 500 अशरफी प्रतिदिन का खर्चा होता था। प्रतिदिन का खर्चा क्या आता था इसमें? 500 अशरफी का खर्चा आता था प्रतिदिन का, ठीक है। तो ये शेरशाह की मुद्रा प्रणाली थी। शेरशाह ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, काफी जो है साम्राज्य के लिए उसने डेवलपमेंट किया। इसने कभी भी अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धर्म का सहारा नहीं लिया था। जो भी इसके राजनीतिक उद्देश्य थे उनको पूरा करने के लिए कभी धर्म का सहारा नहीं लिया था इसने। इसके समय पर रायसीन के एक शासक थे पूरनमल, रायसीन के एक शासक थे पूरनमल। उनके साथ उसका जो दुर्व्यवहार था, या जोधपुर में उसने जो हिंदू मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनवाई थी, ये जरूर ऐसा उसका धार्मिक कॉन्सेप्ट वाला पॉइंट ऑफ व्यू आपको नजर आएगा। बाकी बहुत ज्यादा चीजें आपको नहीं दिखाई देती हैं। तो इसने क्या किया? रायसीन के शासक पूरनमल के साथ में दुर्व्यवहार किया था,
जोधपुर में हिंदू मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनवाई थी। और शेरशाह के काल में ही जो जायसी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, उन्होंने अपने ग्रंथ पद्मावत की रचना की थी। किसकी रचना की थी? पद्मावत की रचना की थी। तो इन पॉइंट्स को भी अपन लिख लेते हैं एक एक करके। जोधपुर में हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई। इसके अलावा शेरशाह के काल में जायसी ने पद्मावत की रचना की। किसकी रचना की? पद्मावत की रचना की थी। यह सैनिकों को नगद वेतन देता था। यह सैनिकों को नगद वेतन देता था, जबकि सरदारों को जागीरें दी जाती थी। सरदारों को जागीरें दी जाती थी और सैनिकों को क्या दिया जाता था? नगद वेतन दिया जाता था। भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए इसने सैनिकों का हुलिया रखने एवं घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई। ठीक है भाई, सैनिकों का होलिया रखने और घोड़ों को दागने की प्रथा भी इसने चलाई हुई थी। यानी कि हुलिया रखने से मतलब क्या होता है ना, जैसे पहले अभी आज आप जॉब के लिए फॉर्म फिल करते हो तो उसमें फोटोग्राफ्स मांगते हैं, तो आपकी शक्ल कैसी है, आपका चेहरा कैसा है। पहले उस टाइम अब इतना कैमरे का डेवलपमेंट तो था नहीं, उसका चित्र तो लगाया नहीं जाएगा फोटो में, उसकी पहचान को लिख लिया जाता था। जैसे मान लो आपके फेस पे कोई कट का निशान है, कहीं कोई तिल का चिन्ह है, ठीक है, या आपके कहीं कोई सिर में कोई चोट का निशान है, या बॉडी में जो भी आपके कहीं कोई पहचान का चिन्ह होता था उसको रख लेते थे। और घोड़ों को क्या करते थे? दाग देते थे, एक मोहर लगा देते थे घोड़ों की बॉडी पर गर्म करके। हाँ बिल्कुल, आशीष जी, खिलजी भी किया था। हाँ यस, खिलजी ने भी ये काम किया था। ठीक है, तो इन सारी प्रथाओं को इसने अपनाया था। शेरशाह के समय में 16 सैनिक चौकियों का विवरण हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इसके समय 16 सैनिक चौकियां प्राप्त होती हैं। कितनी सैनिक चौकियां प्राप्त होती हैं? 16 सैनिक चौकियां हमें शेरशाह के समय प्राप्त होती हैं। अगली हेडिंग बनाएं, शेरशाह द्वारा निर्मित स्थापत्य। शेरशाह के द्वारा निर्मित स्थापत्य। ठीक है, तो शेरशाह ने क्या क्या किया था? सबसे पहले तो हुमायूं द्वारा निर्मित एक भवन था, इसका नाम था दीनपना। इस भवन को क्या किया? तोड़वा दिया।
हुमायूं ने बनवाया था क्या? दीन पनाह। इस दीन पनाह को उसने तुड़वा दिया और इसके स्थान पर दिल्ली के पुराने किले का निर्माण करवाया था। तुड़वा कर पुराने किले का निर्माण करवाया। ये जो पुराना किला था, ठीक है, इसी में किला-ए कुहिना नामक एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। इस किले में किला-ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो दिल्ली में जो दीनपना नगर था उसको तुड़वा करके इसने पुराने किले का निर्माण करवाया। उस पुराने किले में किला-ए कोहना नामक एक मस्जिद का निर्माण करवाया। इसमें 5 मेहराबी मुख्य द्वार और एक गुंबद प्राप्त होता है। किसमें? किला-ए कोहना मस्जिद में। इसमें क्या प्राप्त होता है? 5 मेहराबी प्रवेश द्वार और एक गुंबद प्राप्त होता है। ठीक है, इस मस्जिद के बारे में बात करेंगे। यहीं पर इसने शेरगढ़ नगर या दिल्ली शेरशाही नाम से एक नगर की स्थापना भी की थी। यहां पर शेरशाह ने, गुड मॉर्निंग नीलम, नमस्कार आपके लिए। शेरगढ़ नगर या दिल्ली शेरशाही नगर की स्थापना की। ये भी इसके स्थापत्य में गिन सकते हैं हम लोग। ये जो था, ये 6वें नंबर का नगर था। इसे 6वां नगर भी कहते हैं। दिल्ली का 6वां नगर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दिल्ली का 6वां नगर कहते हैं कि 6वें नंबर पर बसाई गई दिल्ली थी। इसमें लाल दरवाजा और खूनी दरवाजा 2 गेट मिलते हैं आपको। ठीक है, क्या मिलते हैं इसमें? लाल दरवाजा और खूनी दरवाजा। दो गेट भी प्राप्त होते हैं आपको। किसमें? शेरगढ़ या शेरशाही दिल्ली में, या दिल्ली शेरशाही जो 6वें नंबर पे इसने नगर बसाया था, इसमें क्या मिलेगा? लाल दरवाजा मिलता है, खूनी दरवाजा मिलता है। और इसके पश्चिमोत्तर सीमा पर इसने अपने साम्राज्य की पश्चिमोत्तर जो सीमा थी, ठीक है, दिल्ली के साम्राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, पश्चिमोत्तर सीमा पर इसने क्या किया था? रोहतासगढ़ के दुर्ग का भी निर्माण करवाया था। यहां पर लिखेंगे इस बात को, पश्चिमोत्तर सीमा पर रोहतासगढ़ के किले का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। सासाराम बिहार में स्थित है। जो पूर्वकालीन एक नवीन शैली का उदाहरण है। कैसे है उदाहरण? कि ये तालाब के बीचों बीच बना हुआ है। ठीक है, ये मकबरा किससे घिरा हुआ है? ये मकबरा एक तालाब से घिरा हुआ है। सासाराम बिहार में है। यह मकबरा तालाब से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? तालाब से घिरा हुआ है। इस मकबरे के लिए कनिंघम ने
इसे ताजमहल से भी सुंदर बताया है। कनिंघम क्या कहता है कि इसका जो मकबरा है शेरशाह सूरी का, वो ताजमहल से भी बहुत बेहद खूबसूरत है। तो कनिंघम इसे ताजमहल से भी सुंदर बताते हैं। एक राइटर और थे जो इनके बारे में लिखते हैं, कानून गो। कानून गो ये कहते हैं कि वह बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू था। ठीक है, क्या था? बाहर से मुस्लिम था और अंदर से क्या था? हिंदू था। ये शेरशाह के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल प्रीति, आपने देखा होगा, आप बिहार से हो ना, तो आप तो देखोगे। हाँ बिल्कुल। चलिए, तो ये कानून को क्या कहते हैं? वो बाहर से मुस्लिम था और अंदर से हिंदू था। ये शेरशाह के बारे में कहा है। और अब्बास खान शेरवानी ने शेरशाह की प्रशंसा की है। वो कहते हैं कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में ये दूसरा हैदर अली हुआ करता था। कौन था? ये दूसरा हैदर अली था। तो कानून को क्या कहते हैं? वो बाहर से मुस्लिम था और अंदर से हिंदू था। अब्बास खां शेरवानी या सरवानी, अब्बास खां सरवानी कहते हैं कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में ये दूसरा हैदर था। किसकी प्रशंसा कर रहे हैं ये? अब्बास खां शेरवानी या सरवानी बोलते हैं, शेरवानी आ जाता है बार बार। और एक कानून गो, ये किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? शेरशाह सूरी की प्रशंसा कर रहे हैं। इसके अलावा शेरशाह के ताजमहल के जैसे सुंदर इस मकबरे के बारे में बात कर ली, दीन पनाह नगर पुराने किले के निर्माण के बारे में बात कर ली, रोहतासगढ़ के किले के बारे में बात कर ली। इसने कन्नौज शहर का भी पुनः निर्माण करवाया था और वहां पर एक शेरसूर नगर बसाया था। ये बहुत अलग फैक्ट है, आपने पढ़ा हो शायद, हो सकता है नहीं पढ़ा है तो अभी आप लिखेंगे इसको। शेरशाह अच्छा, ये 7वीं क्लास होनी चाहिए थी, 6वीं नंबर डाल दिया क्या इस पे? हो सकता है यार गलत नंबर डल गया होगा, कोई बात नहीं। हाँ, तो पहली डेट के आधार पे आप चेक कर लेना, अगला पार्ट 8वां कर देंगे। ठीक है ना? शायद 8वां कर देंगे अगले पार्ट को, कोई दिक्कत नहीं है। अगले को अपन 8वां पार्ट कर देंगे, परेशान मत होइए, ध्यान रखिए। इसके कुछ और काम बताता हूं आपको बढ़िया बढ़िया जो इस व्यक्ति ने किए थे। इसने क्या किया था? शेरशाह ने, आपको पता था कन्नौज वाला फैक्ट? कन्नौज का पुनः निर्माण कराते हुए यहां पर क्या बसाया था आपको पता है? शेरसूर। वो तो दिल्ली में तो शेरशाही दिल्ली बसाई थी या दिल्ली शेरशाही था, यहाँ शेरसूर नगर बसाया था। ठीक है, यहां पर क्या बसाया था? शेरसूर नगर बसाया था। शेरसूर नगर की क्या की थी? स्थापना की थी इसने। कहां पर? इस जगह पर शेरसूर नगर की स्थापना की थी। कोई बात नहीं, अभी मैं डाल दूंगा। देखिए, सौम्या आज हमारी क्लास में नई जुड़ी है, ये नए स्टूडेंट हैं, नए विद्यार्थी हैं, सब लोग वेलकम करो इनका। ठीक है, और सौम्या यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में मैं क्लास लेता हूँ,
देखिए अभी मैं आपको बता रहा था कि 2 बजे से मैं क्लास भी लिया करूंगा, 3 बजे से रीजनिंग चली रही है तो 2 बजे से मैं क्लास लूंगा। मैडम जो है वो एनवायरनमेंट आपका कंप्लीट करा रही है। अच्छा, एनवायरनमेंट की क्लास कैसी चल रही है मैडम, जो पढ़ा रही है वो बताओ मेरे को, सबसे पहले वो बताओ। अरे भाई मेरे को ये बताओ कि मैडम की क्लास कैसी चल रही है? सही चल रही है ना, एकदम फर्स्ट क्लास? जो आपको एप्लीकेशन पे मैडम पढ़ा रही हैं वो चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? जो सही चल रही है ना एकदम? अभी तो बहुत बच्चे इस बैच में, 50-60 से ऊपर बच्चे हैं, अभी सब लाइव नहीं है, बहुत कम लाइव है अभी तो, 16 बच्चे लाइव है। 60-70 बच्चे हैं इस बैच में, आलसी हैं सबके सब। कोई कब देखता है, कोई कब देखता है, रिकॉर्डेड देख लेते हैं। अभी मैडम की क्लास में आज यूट्यूब पर वो करंट का मैटर कम लग रहा है सद्दाम जी, मैटर कम नहीं है, एनवायरनमेंट में आपको उतना ही पूछा जाएगा, मैटर कम नहीं दे रही है, वो सही दे रही है। और भी जो कमी होगी उसको अपन पूरा करवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है? चलिए, तो मेरी क्लास 2 बजे से आएगी, वो आजकल में मैं स्टार्ट कर लूंगा। मैथ्स में, गणित वाले में टॉपिक में 2-3 घंटे का कॉन्सेप्ट रह गया, उसको आप कर लेना। तो यहाँ पर शेरशाह सूरनगर बसाया था। दूसरा क्या था, शेरशाह ने क्या किया, पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा। आधुनिक पटना है, यही पहले पाटलिपुत्र हुआ करता था, ठीक है? और इसी के काल में 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत ग्रंथ की रचना की थी इन्होंने। तो सद्दाम जी आप एक बात बताओ, फिर तो आपको मेरी क्लास में भी मैटर कम लग रहा होगा। मैं भी कम मैटर दे रहा हूँ क्या आपको? चलो, मैडम की क्लास में आपको ऐसा लग रहा है कि मैटर कम आ रहा है, तो मैं भी मैटर कम दे रहा हूँ क्या, ये बताओ आप तो पहले। मेरी क्लास में तो आपको मैटर कम नहीं लग रहा ना? इतिहास में तो कोई छेड़खानी नहीं हो रही, क्यों भाई? इतिहास में तो कोई छेड़खानी नहीं हो रही। ये जो मलिक मोहम्मद जायसी है, इसकी कुछ अन्य रचनाएं हैं, जैसे कानावत है, अखरावट है और आखिरी सलाम, ये इसी के हैं। कानावत, अखरावट और आखिरी सलाम अन्य रचनाएं। जायसी की अन्य रचनाएं हो जाएंगी। गुड मॉर्निंग सीता, वेरी गुड मॉर्निंग, धन्यवाद आपके लिए। हाँ, इतिहास सही चल रहा है आपका, टेंशन मत लो, यही पार पाड़ देगा, ठीक है? कानावट, अखरावट और आखिरी सलाम, ये क्या है इसकी अन्य रचनाएं। 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत रचा था। पाटलिपुत्र का नाम बदल करके ये क्या कर देता है, पटना रख देता है, ठीक है? पटना रख देता है। अब सुनिए, इस पे बात करेंगे, जो पद्मावत ग्रंथ है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? इस पद्मावत ग्रंथ का बंगाली अनुवाद हुआ था। क्या हुआ था? इसका बंगाली अनुवाद हुआ था। किस व्यक्ति ने किया? अलाओल नाम के व्यक्ति ने किया था। किसने? अलाओल, अलाओल के द्वारा क्या हुआ था, इसका बंगाली अनुवाद हुआ था। और इस पद्मावत का आखिरी भाग जो है, उसका नाम भी पूछा जाता है परीक्षाओं में, उसको 12 मासा कहते हैं। 12 मासा क्या है? इसका आखिरी भाग है। किसका आखिरी भाग है? पद्मावत ग्रंथ का आखिरी भाग 12 मासा। और पद्मावत ग्रंथ का बंगाली अनुवाद क्या था? वो था
4-5 क्वेश्चन ही आते हैं ईवीएस में, आप टेंशन मत लो। मैडम ने जो पढ़ाया आपको बहुत अच्छा पढ़ा रही है। आज यूट्यूब पर सतत विकास का करंट वाला टॉपिक भी लेके आएंगे। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा शेरशाह सूरी। क्लियर हो गया ना? शेरशाह सूरी की बात हो गई। अब शेरशाह सूरी के बाद आएगा क्या? उसका बच्चा। उसके बच्चे का नाम क्या था? देखिए, इस्लाम शाह सूर। कौन आएगा अगला शासक? इस्लाम शाह सूर। सलीम शाह या जलाल भी इसका नाम था। ये दोनों ही इसके नाम दिखाई देते हैं। 1545 से 1553 तक शासन करेगा। अब इस व्यक्ति को आपको पढ़ना है। अगला कंसेप्ट आपका ये रहेगा। तो टॉपिक डालिए इस्लाम शाह सूर। ठीक है ना? फटाफट लिखिए 1 मिनट में, तुरंत प्रभाव से। फिर अपन स्टार्ट करते हैं इसको तुरंत बढ़िया तरीके से। चलिए स्टार्ट करें। तो इस्लाम शाह सूर और सलीम शाह जलाल 1545 से 1553 तक लेके चलते हैं। ये कौन था? ये व्यक्ति शेरशाह का पुत्र था। और शेरशाह, इसका नाम वैसे जलाल खां था, सलीम शाह भी कहते थे। इस्लाम शाह सूर बाद में राजनीतिक नाम पड़ गया। ये शासक बन गया। और जब शासक बना तो इसने इस्लाम शाह की उपाधि धारण की थी। शेरशाह का पुत्र था, शेरशाह की मृत्यु के बाद शासक बनता है। ये व्यक्ति फारसी भाषा में कविताएं करता था। अपने तख्त पर जूते रखता था। अपने जूतों को उतार करके अपने तख्त पे रख लेता था जहां ये बैठता था। फारसी भाषा में कविताएं लिखता था, इसकी विशेषताएं थी। और अपने दरबारियों से सिजदा और पैबोस करवाता था। सिजदा पैबोस आपने बलबन के टाइम पे पढ़ ले होंगे, मतलब पढ़ेंगे आप दिल्ली सल्तनत में। तो सिजदा और पैबोस करवाता था। ठीक है। और इसके आदेशों को प्रत्येक जिले में हर शुक्रवार को दरबार लगा करके सुनाया जाता था। क्या सुनाया जाता था? तखत मतलब जिस पर बैठते थे यार, इनका जो मंच होता था। ग्रामीण भाषा में आजकल के जो बेड होते हैं इनको तखत ही कहते हैं। हाँ, तख्त का मतलब एक मंच होता है बैठने वाला। यानी कि अधिकारी क्या करते थे? आदेश पत्रों को मीलों आकर के ग्रहण करते थे। जो आदेश पत्र राज दरबार से निकलते थे, और ये जो बात बोलता था उनको दरबार लगा करके प्रांत के सब पार्टों में क्या किया जाता था? सुनाया जाता था। ओरिजिनल भाषा किसकी भाषा पूछ रहे हो आप? पद्मावत। पद्मावत की ओरिजिनल भाषा रहेगी अवधी। हाँ, सिंहासन भी कह सकते हैं एक तरीके से। पद्मावत की भाषा लिख लीजिए, अवधी रहेगी। अवधी भाषा में लिखा हुआ है पद्मावत। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। इस्लाम शाह की उपाधि धारण की, जलाल खान जो है वो शासक बन जाता है। फारसी में कविताएं करता था। जूतों को तख्त पर रखता था।
दरबारियों से सिजदा एवं पैबोस करवाता था। इसके अलावा इसके आदेश प्रत्येक शुक्रवार को दरबार में क्या किए जाते थे, सुनाए जाते थे, नहीं दरबार लगा करके। ठीक है, दरबार लगा करके सुनाए जाते थे। अब जब दरबार लगा करके सुनाए जाते थे कि अब मान लो यहां से इसने कोई आदेश दे दिया जो साम्राज्य के अन्य भागों में जाएगा, तो वो तो लिखित में जाएगा कि नहीं जाएगा। अब उस आदेश पत्र को अधिकारी जिस जगह वो आदेश पत्र जा रहा है उसको ग्रहण करने के लिए मीलों दूर चल करके आते थे, और उन आदेश पत्रों को सम्मान के सहित वो अपने सर पर रख करके ले जाते थे कि इस्लाम शाह ने आदेश दिया था एक बार कि कोई अमीर ना तो हाथी ना नर्तकी रखेगा और ना ही वो लाल खेमों का प्रयोग करेगा, यानी अमीरों पर पाबंदी लगाई थी। ठीक है, तो इनके अधिकारी क्या करते थे, ये दरबार लगाकर सुनाए जाते थे। अधिकारी इन आदेशों को मीलों आकर ग्रहण करते। अधिकारी इन आदेशों को मीलों आकर ग्रहण करते व सम्मान सहित सिर पर रखकर ले जाते। सम्मान सहित क्या करते, सिर पर रखकर ले जाते। इसने अमीरों के हाथी एवं नर्तकी रखने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसने अमीरों के हाथी एवं नर्तकी रखने पर भी क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था कि तुम लोग कोई ऐसा काम नहीं करोगे। अब कहानी क्या थी, इस्लाम शाह ने क्या किया था, एक शेख थे अलाई नामक महदवी, इनको मृत्यु दंड दिया था। ठीक है, इसने एक शेख जिनको मृत्यु दंड दिया था, इसने एक शेख अलाई महदवी को मृत्यु दंड दिया। जलाल खां की बात कर रहे हैं, इस्लाम शाह सूर की। ठीक है, इस मृत्यु दंड के लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति था, वो जिम्मेदार व्यक्ति कौन था, इस मृत्यु दंड के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति था अब्दुल्ला सुल्तानपुरी। कौन, अब्दुल्ला सुल्तानपुरी। और ये अब्दुल्ला सुल्तानपुरी जो है, इस अब्दुल्ला सुल्तानपुरी को शेरशाह ने शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। और इसी अब्दुल्ला सुल्तानपुरी को किसने
एक उपाधि और दी थी। किसने उपाधि दी थी? अकबर ने। और अकबर ने जो उसको उपाधि दी थी वो दी थी मखदूम उल मुल्क। क्या दी थी? इसी को अकबर ने मखदूम उल मुल्क की उपाधि दी थी। एक नया कैरेक्टर है इस कहानी में, अब्दुल्ला सुल्तानपुरी। शेख का नाम अलाई महदवी बता तो दिया आपको। अलाई महदवी को मृत्युदंड दिया था। यहां ध्यान दो, प्रीति शर्मा कहां देख रही हो और कहां पढ़ रही हो, कहां लिख रही हो, यहां ध्यान दो बच्चे। इसने एक शेख अलाई महदवी को मृत्युदंड दिया, जिसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति अब्दुल्ला सुल्तानपुरी थे। इन व्यक्तियों को, अब्दुल्ला सुल्तानपुरी को शेरशाह ने शेख उल इस्लाम की उपाधि दी हुई थी। यानी इसका रोल था दरबार में, ये अकबर के टाइम पर भी रहा था। अकबर ने इसको मखदूम उल मुल्क की उपाधि दी थी। ठीक है। एक आंदोलन हुआ था इनके टाइम पर, महदबी। ठीक है। इस्लाम शाह ने क्या किया था, इस शेख अलाई को, ठीक है, इस शेख अलाई को, शेख अलाई, इस शेख अलाई को क्या दिया था? शाही पद प्रदान करने का लालच दिया था। और ये कहा था कि महदबी आंदोलन जो तुमने चला रखा उसको समाप्त कर दो। तो इस्लाम शाह ने इसको, इस्लाम शाह ने शेख अलाई को राजकीय पद प्रदान करने एवं महदवी आंदोलन समाप्त करने को कहा था। कि भाई तुम महदवी आंदोलन समाप्त कर दो, मैं क्या करूंगा, तुम्हें राजकीय पद दे दूंगा। ठीक है। इसके बाद की कहानी क्या रहेगी? इस्लाम शाह ने क्या किया था, उत्तर पश्चिम में एक नदी पड़ती है चिनाब नदी, उस चिनाब नदी पर मानकोट का किला बनवाया था। एक्चुअली ये किला जो है वो 5 किलों का समूह माना जाता है। कौन सा किला? किस किले को 5 किलों का समूह कहा जाता है? तो मानकोट के किले को। ये कहाँ पड़ता है? चिनाब नदी पर। चिनाब नदी कहाँ पड़ेगी? उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र में पड़ेगी। इसने क्या किया था, जैसे इसके पिता ने प्रत्येक 4 मील पर एक सराय बनवाई थी, इसने प्रत्येक 2 मील पर एक सराय का निर्माण करवाया था। महदवी आंदोलन था बेटा, ये इनका सूफियों का आंदोलन था। जो अ, आप सूफी संत वगैरह आएंगे जब इनमें देखोगे, तो महदवी एक आंदोलन था अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। आंदोलन था, उसमें ऐसा कुछ है नहीं डिटेल। ये आंदोलन जब पढ़ाएंगे महदवी आंदोलन वहां पढ़ाएंगे बेटा, महदवी आंदोलन यहां छेड़ने का विषय नहीं है। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए, महदवी आंदोलन पढ़ा दिया जाएगा। जब आंदोलन आएंगे तो आंदोलनों में पढ़ाया जाएगा महदवी आंदोलन। टेंशन मत लीजिए आप लोग। यहाँ केवल अभी जो आपका टॉपिक चल रहा है उसको डिस्टर्ब मत करिए, क्योंकि फिर सीक्वेंस खराब हो जाएगा। शेरशाह के वंश में आपको महदवी आंदोलन पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो महदवी आंदोलन महदवियों के टाइम पर ही पढ़ाया जाएगा, मतलब आंदोलनों में महदवी आंदोलन करवा दिया जाएगा आपको। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। चलो जैसे मैं लेके चल रहा हूँ। तो इस्लाम शाह ने क्या किया था, उत्तर पश्चिम में चिनाब नदी पर मानकोट का किला बनवाया था। इसने प्रत्येक 2 मील पर अपने पिता, जैसे इसके पिता ने 4 मील पे सराय बनवाई थी शेरशाह सूरी ने, इसने क्या किया था, 2 मील पर सरायों का निर्माण करवाया था। इसके समय पर जो इस्लामिक कानून थे उनको संहिताबद्ध किया गया था, यानी उनको लेखन में ढाला गया था, संहिताबद्ध किया गया था। और एक ग्रंथ मिलता है हमें जो बांकी दासरी ख्यात है, वो उसके अनुसार, बांकी दासरी ख्यात ग्रंथ के अनुसार अगर हम बात करते हैं, ये राजस्थान के ग्रंथ हैं जो ख्यात वगैरह के नाम से आपको दिखाई देते हैं। इस ग्रंथ के अनुसार मारवाड़ का जो शासक मालदेव था, उसने अपनी बेटी लालबाई का जो विवाह किया था वो इस इस्लाम शाह से किया था। तो इसके बारे में 2-3 अच्छी बातें और लिख लेते हैं। इसने
चिनाब नदी के तट पर मानकोट का किला बनवाया। क्या बनवाया? मानकोट का किला बनवाया। यह 5 किलों का समूह माना जाता है। पांच किलों का समूह माना जाता है। प्रत्येक 2 मील पर सराय का निर्माण करवाया। इसके अलावा इस्लामिक कानूनों को संहिताबद्ध करवाया गया। राजस्थानी साहित्य का एक ग्रंथ मिलता है, बांकीदासरी ख्यात। इस ग्रंथ के अनुसार बांकीदासरी ख्यात में क्या कहा गया है? मारवाड़ के जो शासक थे मालदेव, उन्होंने अपनी पुत्री लालबाई का विवाह इससे किया था। मारवाड़ शासक मालदेव ने अपनी पुत्री लालबाई का विवाह इस्लाम शाह के साथ किया। ठीक है, ये बात इसके बारे में आप लोगों को याद रखनी है। इसके बाद थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट इसने क्या किया कि इसके पिता ने जो सेना बनाई थी उसमें इसने थोड़े से सैन्य सुधार किए थे। शेरशाह सूरी के द्वारा बनाई गई सेना ने जो सेना थी उस सेना में इसने क्या किया था? सैन्य सुधार भी किया हुआ था। सैन्य सुधार में क्या बात करेंगे हम लोग? देखिए, सैन्य सुधार क्या रहेगा? इसके पिता ने सेना जो बनाई थी शेरशाह सूरी ने, उसमें 2 कॉन्सेप्ट यानी कि हुलिया रखना और दाग प्रथा वाला जो कंसेप्ट था उसको तो रेगुलर रखा हुआ था, लेकिन इसने क्या किया था कि उन दाग प्रथा और हुलिया वाली चीजों को तो रेगुलर रखा, उनके साथ में कोई छेड़खानी नहीं की। यानी कि पिता के द्वारा जो सैन्य सुधार किए गए थे उनको पूर्ववत रखा, लेकिन सैनिक संगठन में इसने श्रेणी प्रणाली को गठित किया था। यही श्रेणी प्रणाली आगे चल करके मुगलों की मनसबदारी प्रथा का आधार बनी थी। इसका प्रचलन किया इसने और इसको बहुत व्यवस्थित और दृढ़ बना दिया था। इसमें सबसे जो छोटी टुकड़ी होती थी उसमें 50 सैनिक होते थे, उसके बाद बड़ी टुकड़ियां आती थी। तो सैन्य सुधारों में हम बात करें तो इसने क्या किया? पिता के सैन्य सुधारों को विधिवत रखा, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं की, लेकिन सैनिकों में संगठन और श्रेणी व्यवस्था को इसने क्या किया? गठित किया। लेकिन सेना में संगठन या श्रेणी व्यवस्था का गठन किया। यह श्रेणी व्यवस्था या संगठन व्यवस्था जो थी यह
आगे चलकर मुगल मनसबदारी प्रथा का आधार बनी। मुगलों ने चलाई थी ना मनसबदारी प्रथा, तो उसका बेस यहीं से लिया गया था, इस श्रेणी संगठन से ही। ठीक है, तो इसने क्या किया, इस श्रेणी संगठन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित एवं दृढ़ बनाया। सेना में सबसे छोटी टुकड़ी में 50 सैनिक होते थे। कितने सैनिक होते थे? 50 सैनिक होते थे। इसने क्या किया था, घुड़सवारों को जो वेतन दिया, यानी कि दो तरीके से, यानी वैतनिक और पदीय दृष्टि से घुड़सवारों को वैतनिक एवं पदीय दो श्रेणियों में श्रेणीबद्ध किया। दो श्रेणियों में क्या किया इसने? श्रेणीबद्ध किया था, वैतनिक और पदीय। अब ये क्या था, इसको समझ लेते हैं एक बार थोड़ा सा। कि सैनिकों की टुकड़ी में पचास, सबसे छोटी मैंने आपको बताई थी 200, 250 और 500 सैनिक होते थे। ठीक है भाई, तो ये तो विभाजन था सैनिक टुकड़ियों का। और इसके अलावा जो एक विभाजन किया इसने, इसके पश्चात सैनिक टुकड़ियों के पश्चात जो सेना का विभाजन किया, वो 20,000, 10,000 और 5,000 के तौर पर किया था। अन्य सैन्य विभाजन, ठीक है, तो ये तो सैनिक टुकड़ियों का विभाजन था, और इनसे मिलकर के ही फिर ये सेना का विभाजन इसने किया था। राज्याभिषेक पर कोई होता है ऐसा राजा, बहुत अच्छा व्यक्ति था, राज्याभिषेक पर सैनिकों को 2 महीने का वेतन एडवांस दिया था, जिसमें से 1 महीने का काटा जाएगा और 1 महीने का सबको उपहार स्वरूप बांट दिया था। ठीक है, जिसमें से 1 महीने का वेतन उपहार स्वरूप था। कैसा था? उपहार स्वरूप था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 1549 में उसने महीनों क्या किया, सैनिकों को वेतन नहीं दिया था। बाद में इसकी स्थिति कैसी हो गई थी, गड़बड़ हो गई थी। तो यार ऐसी स्थिति में तो मुझे लगता है कि आपको साथ देना चाहिए। जब राजा के पास है तो वो आपको दे रहा है, जब नहीं हो रहा है तो वो कहाँ से दे। तो जब नहीं होता है तो लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन ये बात याद रखना, 1549 में
यह महीनों तक सैनिकों को वेतन नहीं देता था। कमजोर हालात आ गए, स्थितियां डेवलपमेंट नहीं हो पाई, स्थितियां गड़बड़ हो गई। ज्यादा बड़ी कोई कहानी नहीं थी। ग्वालियर में इसकी मृत्यु हो गई। इस्लाम शाह की मृत्यु कहां हो गई? ग्वालियर में। ठीक है। मृत्यु के बाद पिता के पास सासाराम में दफना दिया गया। पिता के पास सासाराम में क्या कर दिया? इसको दफना दिया गया। ठीक है। और जब इसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद इसका पुत्र आया था जिसका नाम था फिरोज खां। वो शासक बन जाता है, लेकिन इस फिरोज खां की हत्या जो है उसका मामा था एक व्यक्ति जिसको मुबारिज खां कहते हैं, उसने कर दी थी। अब मुबारिज खां के बाद की स्थिति बाद में देखेंगे, पहले इसको देखिए। ठीक है। पिता के पास इसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद इसका पुत्र फिरोज खां शासक बना। कौन शासक बना? फिरोज खां शासक बना, परंतु इसकी हत्या इसके मामा मुबारिज खां ने कर दी थी। फिरोज खां की हत्या मामा मुबारिज खां द्वारा कर दी गई। देखिए, मोस्टली 3 से 4 दिन की मेरे साथ में अभी पारिवारिक व्यस्तताएं चल रही हैं, है ना? हाँ, मैंने आपको बताया था 2-3 चीजें हैं। एक तो क्या है कि हम लोग यहाँ घर खरीद रहे हैं अभी नया अपना, आप सबकी दुआओं से आशीर्वाद से। तो उस घर के यानी उस फ्लैट के चक्कर में बहुत व्यस्तता भाग दौड़ हो रही है। तो दूसरी चीज ये है कि अब घर खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, तो देख करके ही करना पड़ता है, आप भी जानते हैं। तो उसमें एक तो भाग दौड़ हो जाती है। एक क्या हो गया कि हमारे साथ में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ऑफलाइन क्लासेस हो गई। ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई तो वहां भी टाइम चला जाता है। यूट्यूब की क्लासेस का टाइम भी देना पड़ता है, अनअकैडमी पे भी टाइम देना पड़ता है। ठीक है। उसके अलावा क्या है, अभी आज दादाजी आ रहे हैं, उनका भी एक छोटा सा ऑपरेशन करवाना है, तो हॉस्पिटल में भी 1-2 दिन का टाइम जाएगा। तो ये थोड़ी सी व्यस्तताएं चल रही हैं। इस वजह से मैं जो हमारी 2 बजे वाली क्लास है ना उसको अभी नहीं ले पा रहा हूँ, है ना? तो इसलिए मैं सुबह सुबह आपकी ये क्लास करके फ्री हो जाता हूँ। धन्यवाद आप सबके लिए। पिंकी, मनीता, आशीष, अंजलि, प्रीति, आप सबके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सुनिए, तो इसमें क्या है कि जैसे मेरे को 2-3 दिन में टाइम में फ्री हो जाऊंगा टोटली, तो फिर अपन मॉर्निंग में जो दिल्ली सल्तनत 9 बजे यूट्यूब पे चल रही थी, वो दिल्ली सल्तनत एज ए डेमो क्लासेस थी। उन क्लासेस का बेस बना करके अगर कोई स्टूडेंट आगे पेड एप्लीकेशन में पढ़ना चाहता है तो वो यहाँ आ जाएगा। नहीं, 9 बजे वो क्लास रेगुलर नहीं करेंगे हम लोग, 2-3 दिन और पढ़ाएंगे उसको। दिल्ली सल्तनत हो सकता है करा दें उसमें, तो वो क्लास आपकी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो सुबह 10 बजे तक का टाइम प्रॉपर मेरे पास रहेगा यहाँ का, तो आपको 2-3 घंटे तो इस पे हम लोग काम कर लेंगे। फिर उसके बाद में 2 बजे वाली मेरी जो क्लास है उसको भी मैं स्टार्ट कर लूंगा, जो राजपूत काल से आगे बढ़ेगी आपके, है ना? कहाँ से आगे बढ़ेगी? राजपूत काल से आगे बढ़ेगी। तो थैंक यू सो मच आप सबके लिए। आज का सेशन मैं यही समाप्त करता हूँ। मुबारिज खां के द्वारा क्या हो गया, इसके मामा मुबारिज खां ने फिरोज खां की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। इस मुबारिज खां को हम लोग आगे देखेंगे कि यही मुबारिज खां बाद में मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि के साथ में राजगद्दी पर बैठ जाएगा। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। पिंकी धन्यवाद, लता, मंजिदा, नीलम, आप सबके लिए बहुत धन्यवाद। हाँ, आपको मिठाई खिलाएंगे जब घर ले लेंगे नया, तो है ना? चलिए, थैंक यू सो मच। तो आज का सेशन यही रखते हैं। धन्यवाद सीता देवी जी, आपके लिए भी।
और अभी मैं थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत पे यूट्यूब पे चर्चाएं कर लेता हूँ। तो आप लोग सबके सब अभी तुरंत 9 बजे यूट्यूब पे जरूर आना। कोई भी व्यक्ति क्लास यूट्यूब पर मिस नहीं करेगा। आधे घंटे का सेशन लूंगा मैं, क्योंकि 9:45 से आज मैडम की क्लास स्टार्ट होगी और मैडम भी करंट अफेयर्स का टॉपिक सतत विकास क्या है उसको करंट से जोड़ करके आज आपको पढ़ाएंगी। तो वो वाली क्लास भी आपको मिस नहीं करनी है पूरी, ठीक है ना। आरिफ जी धन्यवाद आपके लिए भी। तो आपको क्या करना है, नहीं कोई काम नहीं करना है पिंकी कोई काम नहीं करना है, पढ़ना है आपको आकर के। 10 बजे के बाद में काम करना है, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा 9 बजे मेरे साथ जुड़िए आधे घंटे के लिए, फिर मैडम के साथ 1-1.5 घंटे के लिए जुड़िए और फिर पेड क्लासेस पढ़िए। तो आराम से पढ़ते रहो, विद्यार्थियों को काम करने की जरूरत नहीं होती। थैंक यू सो मच, अगली क्लास में मिलते हैं।